हेलो एवरीवन, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। हम लोगों ने जाना है डेमोग्राफी क्या है और स्कोप क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है डेमोग्राफी का। हम लोगों ने डिफरेंट थ्योरी को जाना है, विभिन्न सिद्धांत जैसे ट्रांजिशन थ्योरी है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी और माल्थस के सिद्धांत को जाना जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और विभिन्न अवस्थाओं में देखा, तीन अवस्थाओं ट्रांजिशन थ्योरी को भी देखा, सबकी आलोचना भी देखी, समीक्षा भी किया। ये सब क्वेश्चन आता है आमतौर पे, नेट में भी आता है और एकेडमिक में तो आते ही हैं BA में। और उसके बाद मेनली बचता है फर्टिलिटी, प्रजननता। उसके बाद बचता है माइग्रेशन, मोर्टलिटी और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और फैक्टर है जो नेट के पॉइंट से भी बहुत महत्वपूर्ण है और आम एग्ज़ाम में आते हैं। तो बस मैं उसका पॉइंट देखूंगा। तो जनसंख्या वृद्धि, कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो आज विश्व के लगभग प्रत्येक देश में जनसंख्या बढ़ रही है। आखिर जनसंख्या किसी देश में क्यों बढ़ती है, क्या कारण है, जनसंख्या के रोकने के क्या उपाय हैं, उसकी क्या विशेषता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं, बस पॉइंट आपको ध्यान में रहना चाहिए। जनसंख्या के आकार में जनसंख्या वृद्धि को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि के नाम से जाना जा सकता है। यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है, जैसा कि आपने देखा अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत में और ट्रांजिशन थ्योरी में। जनसंख्या वृद्धि तीन प्रकार से हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक, पॉजिटिव, निगेटिव और स्टेबल, स्थिर भी हो सकता है। ठीक है। और तो ये है मेन थ्योरी, उसको आप रिलेट करके बता सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि के घटक कौन कौन हैं, फैक्टर और अंतर्निर्भरता। तो गर्म जलवायु, आप ये देखिएगा ना, विश्व में जहाँ जहाँ गर्म जलवायु है, जैसे एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है क्योंकि यहाँ पे गर्म जलवायु है, तो वहाँ जनसंख्या अधिक होगी। मनोरंजन के साधनों का अभाव जहाँ होगा वहाँ मनोरंजन सिर्फ और सिर्फ सेक्स हो जाता है, तो जनसंख्या बढ़ेगी। संयुक्त परिवार प्रणाली जहाँ पे होगा वहाँ जनसंख्या बढ़ेगी। जैसे भारत जैसे देश में कम आयु में विवाह हो जाता है, बाद में जनसंख्या उसकी वजह है। शरणार्थियों के आगमन से भी जनसंख्या वृद्धि होती है। ये सब कुछ फैक्टर है। बाल विवाह के कारण भी जनसंख्या वृद्धि होती है। भारत जैसे देश में बाल विवाह सैकड़ों साल से रहा है। तो जनसंख्या वृद्धि के ये सब कारण हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट से भी और नेट के पॉइंट से भी। जनाधिक का प्रभाव क्या पड़ता है, इफेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन। जनाधिक और आर्थिक विकास का एक दूसरे से संबंध है। जनसंख्या बढ़ेगी तो आय घट जाएगी, लोगों की बेरोजगारी आएगी वैसी स्थिति में। लेकिन कई बार जनसंख्या बढ़ने से आर्थिक विकास होगा। अब वो उस पर डिपेंड कर रहा है कि परिस्थितियाँ क्या है। ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या बढ़ेगी, अमेरिका में, तो वहाँ आर्थिक विकास होगा क्योंकि वहाँ मानव संसाधन के रूप में उसका इस्तेमाल होगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि रोजगार नहीं है। जनसंख्या वृद्धि का बेकारी से भी संबंध है। जनसंख्या वृद्धि एवं जीवन स्तर से भी संबंध है। इसको दोनों रूप में देख सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि होगी तो आय में भी वृद्धि हो सकती है या आय में कमी भी हो सकती है। अब भारत जैसे देश में जनसंख्या वृद्धि होगी तो क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि होगी तो यहाँ आय में कमी हो जाएगी। अभी हालत बहुत ख़राब है। जनसंख्या वृद्धि है, रोजगार नहीं है, लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। जनसंख्या वृद्धि का गरीबी से संबंध है, वो परिस्थितियों पे भी डिपेंड करता है। आवश्यकता से अधिक जनसंख्या होगी तो गरीबी बढ़ेगी, आवश्यकता से कम होगी जनसंख्या और बढ़ेगी तो गरीबी कम होगी। बाद में भारत की स्थिति भी ऐसी ही है। जनसंख्या वृद्धि और पूंजी निर्माण में भी संबंध है। जनसंख्या बढ़ेगी तो पूंजी निर्माण बढ़ेगा, लेकिन किस देश में, परिस्थिति के अनुसार। भारत जैसे देश में जनसंख्या वृद्धि पूंजी निर्माण में सहायक नहीं हो सकता। तो इसको आप अलग अलग फैक्टर से आप दे सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि, खाद्य समस्या। जनसंख्या वृद्धि होगी तो खाद्य समस्या होगा विकासशील देशों में, लेकिन विकसित देशों में ऐसा नहीं है। जनसंख्या एवं मूल्य वृद्धि। जनसंख्या के बढ़ते से वस्तुओं की प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होती है तो मूल्यों में बढ़ोतरी हो जाएगी। जनसंख्या वृद्धि और शिक्षा। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ पिछड़े राष्ट्रों में निरक्षरों की संख्या भी बढ़ती जाती है। जनसंख्या वृद्धि और आवास की समस्या एक दूसरे से संबंधित है। जनसंख्या बढ़ेगी तो आवास की समस्या बढ़ेगी। जनसंख्या वृद्धि और गरीबी, तो ये रहा जनसंख्या वृद्धि और नागरिक समस्याएं, ये एक दूसरे से संबंधित है। जनसंख्या वृद्धि और राजनीतिक जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि और अपराध, अपराध बढ़ेगा। जनसंख्या वृद्धि और पारिवारिक विघटन,
भारत जैसे देश में जनसंख्या बढ़ेगा तो पारिवारिक विघटन बढ़ेगा। ये सब चीज़ें हैं। जनसंख्या को नियंत्रण करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं भारत जैसे देश के लिए? हर देश के लिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी नहीं है। अब ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या नियंत्रण नहीं है, मैंने रूस में जो जनसंख्या नियंत्रण नहीं है कि रूस के राष्ट्रपति जिस महिलाओं को 10 बच्चे हैं उनको पुरस्कार दे रहे हैं अभी हाल ही में। तो जनसंख्या रोकने के साधन रोकने कहाँ? भारत जैसे देश में रोकने के क्या क्या? मनोरंजन के साधनों में वृद्धि करके यौन संबंधी आनंद को ही मनोरंजन का एकमात्र साधन नहीं माना जाए। भूमि व्यवस्था में सुधार भी जनसंख्या में रोका जा सकता है, जनसंख्या की समस्या को रोका जा सकता है। औद्योगिकरण बहुत ज़रूरी है, औद्योगिकरण भी जनसंख्या समस्या का रामबाण है। परिवार नियोजन, लेकिन परिवार नियोजन जरूरी है, लेकिन परिवार नियोजन से ज़्यादा ज़रूरी परिवार को स्वास्थ्य से रिलेट कर दिया जाए, हेल्थ से रिलेट कर। इसलिए आधुनिक रूप से परिवार नियोजन जो है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अगर आदमी ध्यान देगा अपने स्वास्थ्य पे तो देर से शादी करेगा, शिक्षा पे ध्यान देगा देर से शादी करेगा, तो जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। ये सब कारण है। उच्च जन्म दर को रोका जाए, विवाह की आयु में वृद्धि की जाए, शिक्षा का प्रसार किया जाए। गर्भपात भी है जनसंख्या को रोकने का उपाय। संयम जनसंख्या को रोकने का उपाय है। जनसंख्या वृद्धि के घटक है उनके आत्मनिर्भरता। जनसंख्या की वृद्धि कैसे होता है? जनसंख्या वृद्धि के तीन महत्वपूर्ण घटक है जनसंख्या वृद्धि में। उच्च जन्म दर, प्रजनन दर, मृत्यु दर और प्रवास, यानी बर्थ रेट, मॉर्टेलिटी और प्रवास। ये तीन चीज के कारण जनसंख्या बढ़ती या घटती है। या तो जन्म दर बढ़ जाएगी, या मृत्यु दर घट जाएगी, या उस क्षेत्र में कहीं से लोग आके रहने लगेंगे तो जनसंख्या वृद्धि होगी। ये सब कॉन्सेप्ट नेट के लिए खास है। दूसरा, पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर। अब मृत्यु दर कहीं ज़्यादा गिरने लगेगी या कहीं मृत्यु दर घट जाएगी तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। मृत्यु दर नहीं घटेगी तो जनसंख्या स्थिर रहेगी। माइग्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। अब भारत जैसे देश में कहीं बांग्लादेश से लोग आए, कहीं से लोग आए तो जनसंख्या बढ़ेगी। विशुद्ध रूप से अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या माइग्रेशन भी कई तरह से होते हैं। 2 तरह के माइग्रेशन है, इस पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आता है इंटरनेट में। इन माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन। अंतःप्रवास है या बाह्य प्रवास है? अंतःप्रवास के मतलब इसी देश की जनसंख्या इसी देश में एक दूसरे जगह पे चली जाती है, जैसे गांव से शहर, शहर से गांव, गांव से गांव, शहर से शहर, 4 तरह से। आउट माइग्रेशन, जैसे विदेश से भारत में आ गए। इसमें अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन, इंटरनेशनल माइग्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अंतर्निर्भरता के कारण 2 लोग एक देश से दूसरे देश में आते हैं। ये जन्म के कारण जन्म दर अधिक होती है तो जनसंख्या बढ़ती है। फर्टिलिटी के कारण प्रजननता बहुत होती है। प्रजनन के अवसर के कारण, प्रजनन संबंधी निर्णय के कारण, प्रजननशीलता के निर्धारक सभी तत्व इन 3 प्राथमिक कारणों को प्रभावित करके ही प्रजनन दर में वृद्धि या ह्रास ला सकते हैं। तो ये रहा। अब प्रजननता को निर्धारित करने वाले प्रमुख तत्व को देखते हैं कि आखिर प्रजननता क्यों बढ़ती है। आपने ये देखा कि किसी देश की जनसंख्या को बढ़ने के 3 कारण हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? बताया था, जन्म दर, मृत्यु दर या प्रवास, ये 3 ही हैं। अब जन्म दर जिसे प्रजननता कहते हैं, प्रजननता के क्या क्या कारण हो सकते हैं, मृत्यु दर के क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये सब आपको पढ़ना है। माइग्रेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये अलग चैप्टर है। लेकिन ये 3 ही के कारण किसी देश की जनसंख्या, समाज की जनसंख्या बढ़ती और घटती है। तो प्रजननता को निर्धारित करने वाले कारण क्या हैं? कारक देखिए, जनांकीय कारक, कम आयु में विवाह, अधिकांश जनसंख्या का ग्रामीण होना। ये सब पॉइंट आप नेट के पॉइंट से और एग्जाम में लिखने के पॉइंट से ये सब पॉइंट आपको याद करना है। कम आयु में विवाह होना, अधिकांश जनसंख्या का ग्रामीण होना, सामाजिक कारण, शिक्षा का स्तर निम्न होना, धार्मिक अंधविश्वास, लड़कों को अधिक महत्व देना,
संयुक्त परिवार। अब ये सारी चीज़ें आप एक एक पैराग्राफ में लिखेंगे अगर आप पीएमए के लिए लिख रहे हैं, और नेट के लिए आप समझेंगे। यही सब क्वेश्चन नेट में आता है, ये सब पॉइंट आपको नेट में दिया जाता है और आप उसमें से चुनना पड़ता है। आर्थिक कारक, व्यावसायिक ढांचे में प्राथमिक उद्योगों की प्रधानता, रहन सहन का स्तर, रहन सहन का स्तर ऊंचा होगा तो जनसंख्या कम होगी, प्रजननता कम होगी। रहन सहन का स्तर नीचा होगा तो प्रजननता बढ़ेगी। औद्योगिकरण, जिस देश में औद्योगिकरण होगा अधिक तो प्रजननता कम होगी। औद्योगिकरण कम होगा जिस देश में तो प्रजननता बढ़ेगी। सामाजिक आर्थिक सुरक्षा, अन्य कारक जैसे भौगोलिक दशाएं, नगरीकरण, ये सब भी। किंग्सले डेविस जूडिस ब्लैक ने प्रजननता को प्रभावित करने वाले तत्वों को 3 श्रेणी में विभाजित किया है। जब सहवास हो, सहवास के परिणाम स्वरूप गर्भाधान हो, गर्भ सफलतापूर्वक अपनी अवधि पूरी करे तथा सुरक्षित प्रसव हो। सहवास के बाद गर्भधारण और गर्भधारण के बाद सुरक्षित प्रसव, ये 3 कारण मानते हैं किंग्सले डेविस। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन 3 अवस्थाओं को डेविस ने इंटरमीडिएट वेरिएबल कहा है। ये याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। इनमें कुल 11 कारक हैं जिसको आपको याद करना है। प्रजननशीलता को प्रभावित करने वाले प्रोफेसर DS नाग ने 3 वर्गों में विभाजित किया: जैवीय तत्व, प्रत्यक्ष सामाजिक तत्व, अप्रत्यक्ष सामाजिक तत्व। डोनाल्ड बोग द्वारा प्रजननता का वर्गीकरण, प्रोफेसर डोनाल्ड बोग ने भी प्रजननता को प्रभावित करने वाले 8 कारक बताए हैं। वैवाहिक स्तर, शैक्षणिक स्तर, अब इसको आप खुद विश्लेषण करें। वैवाहिक स्तर, अब विवाह 15 साल में किसी का हो रहा है, 18 साल में हो रहा है, तो देखिए उसके बच्चा पैदा करने की संभावना कितनी बढ़ जाती है। और किसी की शादी 40 में हो रहा है तो उसके 20 साल में व्यक्ति कम से कम 5 बच्चा पैदा कर लेगा। और उसका शादी ही 40 में या 35 में हो रहा है तो उसके कितने बच्चे होंगे। एक लड़की की शादी 18 में हो रही है और एक लड़की की शादी 28 में हो रही है, उस 10 साल में उस लड़की को 4 बच्चा हो जाता है। तो वैवाहिक स्तर। शैक्षणिक स्तर, शिक्षा अधिक रहेगा तो आयु बढ़ जाएगी। क्षेत्रीय वितरण, वातावरण, गर्म वातावरण है कि ठंडा है, गर्म में बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं। जीवन स्तर में निम्न, माध्यम या उच्च, किस तरह का जीवन बिता रहे हैं। आय में उच्च आय वर्ग के हैं या सामान्य या निम्न। परिवार, संयुक्त परिवार या एकल परिवार, संयुक्त परिवार में बच्चे ज़्यादा होते हैं, एकल परिवार में कम। रोजगार कैसे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। शैक्षणिक स्तर, वैवाहिक स्तर, नगरीकरण, आर्थिक स्तर, व्यवसाय, धर्म, सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक गतिशीलता, मृत्यु दर, भौगोलिक कारण, जैविक तत्व, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सामाजिक तत्व। इन तत्वों का विश्लेषण अंतर्निर्भरता क्रमबद्धता के रूप में देख सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको याद होना चाहिए। आप पॉइंट लिख लीजिए, याद कीजिए, बार बार रटिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका आर्थिक स्तर। अब उसी को विश्लेषण किया गया है जो आपको हमने अभी बताया है। व्यवसाय पर भी डिपेंड कर रहा है, किस तरह का व्यवसाय है। शैक्षणिक स्तर भी डिपेंड कर रहा है प्रजननशीलता को। ये सारी चीज़ें से अशिक्षा, ज्ञानता, रूढ़िया, कुरीतियाँ, अंधविश्वास की बेरिया, परिवार नियोजन, परिवार कल्याण या बच्चे बस 2 ही अच्छे की अवधारणा को समझने में बाधक का काम करते हैं। ठीक है। वैवाहिक स्तर, किस आयु में विवाह हो रहा है। नगरीकरण, किस तरह के समाज के लोग हैं, कहाँ पे हैं, उसका भी फर्क पड़ता है। धर्म तथा सामाजिक रीति रिवाज, किस तरह के धर्म और किस तरह के रीति रिवाज के लोग हैं, उस पर भी डिपेंड कर रहा है। पुत्र की कामना के कारण भी बहुत सारे लोगों को पुत्र की कामना के कारण 3 अगर लड़कियां हो गई, पहले तो लड़के प्राप्त करने के चक्कर में 5 लड़की हो जाती है। सामाजिक गतिशीलता, जिस समाज में आप रह रहे हैं वो स्थिर है या गतिशील है। गतिशील है तो वहाँ बच्चे कम होंगे। भौगोलिक कारण, गर्म जलवायु है या ठंडा है। जैविकीय तत्व, किस तरह के। प्रोफेसर नाग ने प्रजनन को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख तत्व में जैविकीय तत्व को प्रधानता दी है। और स्वास्थ्य ठीक है और प्रजननशीलता, रोग, बीमारी, एड्स, कैंसर, बांझपन इत्यादि का भी असर होता है। ये सारी चीज़ें हैं। प्रत्यक्ष सामाजिक तत्व भी होते हैं, अप्रत्यक्ष सामाजिक तत्व होते हैं। ये रहा तो प्रजननशीलता। अब मृत्यु क्रम को देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कि किसी देश की जनसंख्या 3 बातों पर निर्भर करती है: प्रजननता, मृत्यु
यानी जन्म दर, मृत्यु दर और माइग्रेशन। तो मृत्यु देखिए, जैविक दृष्टि से मृत्यु का आशय उस शरीर की नश्वरता से है जिसका सजीव जन्म हुआ। इसमें व्यक्ति विशेष में निहित जीव शासी शक्ति का अंत होता है। मृत्यु क्या है? मृत्यु किसी भी समाज में मृत्यु दर किस अवस्था में होती है। जैसे कभी कहीं एवरेज आयु जो है ना 60 साल है, भारत में 63 साल है, जापान में बहुत ज़्यादा है, 75 के करीब है। तो मृत्यु दर पर भी डिपेंड कर रहा है कि मृत्यु दर उस समाज का क्या है। अब कहीं समाज में देर से मृत्यु हो रही है तो वहाँ जनसंख्या अधिक होगी, कहीं समाज में जल्दी मृत्यु हो जा रही है। तो मृत्यु दर का बहुत बड़ा रोल है कि मृत्यु दर की कुछ सामान्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। देखिए, मृत्यु एक अनैच्छिक घटना है, चाह की मृत्यु नहीं होती। ऊंची मृत्यु दर अर्थव्यवस्था की अविकसित अवस्था का प्रतीक है। जनसंख्या वृद्धि में मृत्यु क्रम महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। किसी देश में जनसंख्या वृद्धि का कारण जन्म दर में वृद्धि न होकर मृत्यु दर में कमी होने से भी हो सकता है। जनांकिकी में इसका बहुत महत्वपूर्ण है। मृत्यु क्रम न केवल जनसंख्या के परिमाण को निर्धारित करता है, वरना इसके गठन, स्वरूप, इसके संरचना को भी डिफाइन करता है। मृत्यु अधिक होगी तो दिक्कत होगी। मृत्यु दर के निर्धारक कौन कौन है? बाल विवाह तथा अधिक संतान की इच्छा। जहाँ बाल विवाह होगा तो मृत्यु भी बहुत होगा, क्योंकि अस्वस्थ होंगे लोग। जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं का अभाव। जहाँ चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होगा तो मृत्यु बहुत होगी। शिक्षा का निम्न स्तर जहाँ होगा वहाँ मृत्यु बहुत ज़्यादा होगी और जनसंख्या अधिक होगी। जनसंख्या में थोड़ा रुकावट आती है मृत्यु दर के रुकने से। जैसे भारत में स्वास्थ्य सुधार हुआ है लेकिन मृत्यु रुकी है, तो जन्म दर तो एज इट इज है, थोड़ा कमी आई है तो जनसंख्या बढ़ रही है। प्राकृतिक प्रकोप भी बहुत बड़ा कारण है। निर्धनता के कारण भी मृत्यु बहुत हो रही है, क्योंकि स्वास्थ्य समस्या रहती है, सेहत के लिए पैसे नहीं हैं, सेहत पर ध्यान नहीं देते। अंधविश्वास के कारण भी मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। चिकित्सा नहीं हो पाता, झाड़ फूक में लोग पड़े रहते हैं। तो स्पष्ट होता है कि भारत में जनसंख्या मृत्यु दर में कमी आ रही है। जहां वर्ष 1901 से 11 में मृत्यु दर 42.6 प्रति हजार थी, वर्तमान में लगभग 7.2 प्रति हजार है। शिशु मृत्यु दर। भारत में शिशु मृत्यु दर असुरक्षित प्रसव तथा चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण बढ़ जाते हैं। वर्तमान में यह मात्र 68 प्रति हजार से घटकर 47 रह गई है। यह विकसित देशों की शिशु मृत्यु दर से 5 गुना अधिक है। विकसित देशों में 5 से 6 होता है प्रति हजार, भारत में करीब 45 है। भारत में शिशु मृत्यु दर के क्या कारण है? अब ये कारण, परिणाम, प्रभाव, इन पर आप ध्यान दीजिएगा। नेट से संबंधित है और आपके क्वेश्चन से संबंधित है जो बीए में पूछते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। शिशु मृत्यु दर के कारण 2 वर्गों में विभाजित किए जाते हैं। अंतर्जात कारण, इसके अंतर्गत बच्चे के जन्म के समय एक कम वजन का होना, जन्म के बाद दम घुटना, जीवन के प्रारंभिक दिनों में पालन पोषण की कमी मुख्य कारण है। बहिर्जात कारण बीमारी है, निमोनिया है, संक्रामक है, दुर्घटना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मृत्यु दर के कारण देख लीजिए। मातृत्व मृत्यु दर का कारण है कि किसी मातृत्व मृत्यु दर अधिक होती है तो मृत्यु दर जाहिर सी बात है बढ़ेगा। मातृत्व मृत्यु दर के क्या कारण है? अशिक्षा, कुपोषण, बाल विवाह, निर्धनता। उपरोक्त कारणों के अलावा अन्य कारण भी है। बार बार संतानों को उत्पन्न करना, 2 संतानों के बीच अंतर कम होना, स्त्रियों की उपेक्षा, ये सब चीज़ें हैं। रुग्णता दर। रुग्णता की माप बीमारी तथा बीमार व्यक्तियों की गणना के आधार पर की जाती है। जिस क्षेत्र अथवा स्थान की रुग्णता संबंधी दर निकालनी होती है वहाँ के बीमार व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर ली जाती है। फिर स्थान या काल विशेष की औसत जनसंख्या से भाग देकर प्राप्त भजनफल को 1000 से गुना कर दिया जाता है। ये बीमार व्यक्ति चूँकि देश एवं समाज की आर्थिक प्रगति में नकारात्मक योगदान करते हैं। इस प्रकार की गणना महत्वपूर्ण है। जनगणना आंकड़ों में यद्यपि रुग्णता दर को प्रदर्शित नहीं किया जाता, लेकिन इस प्रकार के प्रयास किए जाने की जरूरत है ताकि उनके हितों के कल्याण। कुपोषण। अब रुग्णता की वजह क्या? कुपोषण है, बीमारी है, पर्यावरण संबंधी दशाएं हैं, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है, सामाजिक आर्थिक कारक है। ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। दुर्घटनाएं हैं, बीमारियां हैं, रुग्णता के, पर्यावरण संबंधी दशाएं हैं, इन सब कारण में से आदमी बीमार पड़ जाते हैं। दुर्घटनाएं हैं, ठीक है, सामाजिक आर्थिक कारक है,
शिशु मृत्यु दर है, बाल विवाह है, कुपोषण है, ये सारी चीज़ें हैं। अब जो तीसरा महत्वपूर्ण कारण है जिस पे हम बात कर रहे थे, प्रवास, माइग्रेशन। किसी भी देश की जनसंख्या घटती या बढ़ती है 3 कारणों से, जन्म दर से, मृत्यु दर से और प्रवास से। ये तीनों अलग अलग चैप्टर हैं। जन्म दर प्रजननता पर निर्भर करता है, उसके कारक हमने देखा। उसी तरह मृत्यु दर के कारक हमने देखा। प्रवास क्या है? किसी देश की जनसंख्या एक जगह से दूसरी जगह को जाना प्रवास कहलाता है। यह प्रवास कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? आंतरिक प्रवास भी हो सकता है, बाह्य प्रवास भी हो सकता है। भारत में आप ये देखिए कई तरह के प्रवास हैं। गांव से गांव में प्रवास, ये सब आप लिखेंगे, पॉइंट कंसेप्चुअल है। गांव से गांव में प्रवास, रूरल टू रूरल, गांव से शहर को प्रवास, शहर से शहर प्रवास और शहर से गांव में प्रवास। लेकिन नॉर्मली गांव से शहर की तरफ होता है। और सबसे ज़्यादा प्रवास गांव से गांव की तरफ होता है विवाह में। स्त्रियां एक गांव से दूसरे गांव में जाती है, ये भी है प्रवास। तो जनसंख्या वृद्धि के 3 महत्वपूर्ण घटक प्रजननता, मृत्युक्रम। प्रवास में प्रवास की तुलना में प्रजननता, मृत्युक्रम प्रतिक्रिया मंद होती है। प्रवास के कारण सबसे ज़्यादा परिवर्तन होते हैं। तो जनसंख्या के आकार, घटन, वितरण में शीघ्र परिवर्तन करने वाले प्रवास के आंकड़े अपेक्षाकृत अधिक शुद्ध पाए जाते हैं। तो आप ये देखिए। उसके बाद एक है राष्ट्रीय प्रवास और एक है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। तो अब यहाँ देखिए आंतरिक प्रवास और बाह्य प्रवास। आमतौर पे आंतरिक प्रवास देश के अंदर प्रवास हो रहा है और वो भी 4 तरह से होते हैं। और बाह्य प्रवास का वर्गीकरण, प्रवास या देशांतर वर्गीकरण सामान्य रूप से ऐसे कि आंतरिक प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक प्रवास जो हमने अभी आपको बताया, गांव से गांव मतलब एक ही स्थान से दूसरे स्थान पे होता है, जैसे अपने देश में। और बाह्य प्रवास जैसे बाहर हो रहा है, जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में हो रहा है तो उसे बाह्य प्रवास भी कहते हैं। एक गांव से दूसरे गांव में हो रहा है। आंतरिक मतलब एक ही जगह पे प्रवास, बाह्य प्रवास। और ये बहुत सारे कारण से होता है। अब इसमें 2 कॉन्सेप्ट और है। एक है इमिग्रेशन, आवर्जन, जो आमतौर पे ये क्वेश्चन आता है नेट में। और एक है एमिग्रेशन, प्रव्रजन। इमिग्रेशन कहते हैं जहाँ लोग आते हैं, एमिग्रेशन कहते हैं जहाँ से लोग जाते हैं। सपोज दिल्ली से लोग बॉम्बे जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे एमिग्रेंट, और बॉम्बे पहुँचने वाले को बोलेंगे इमिग्रेंट। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। तो ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इमिग्रेशन आवर्जन, आने वाले को, एमिग्रेशन जाने वाले को, प्रवास करने वाले को, ठीक है। और एक होता है मैरिटल माइग्रेशन, एक प्रवास जो है ना शादी की वजह से होता है। इंटर स्टेट माइग्रेशन, अंतरजातीय प्रवास, अंतर प्रांतीय प्रवास होता है। अंतर जनपदीय प्रवास होता है, ये भी प्रवास के प्रकार हैं, ये सब आप लिख लेंगे। ग्राम शहर प्रवास है, रूरल अर्बन। इस तरह के प्रवास भारत में इतने तरह के। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, दूसरे देशों में भारत के बच्चे पढ़ने जाते हैं, दूसरे देशों में बस जाते हैं, किसी और कारण से जाते हैं। तो ये सारे आप डिटेल में लिख लेंगे। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक जो आमतौर पे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो प्रवास को प्रभावित करने वाले 2 तरह के कारक होते हैं। एक तो किसी भी देश के प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक में आकर्षक कारक होता है और विकर्षक कारक होता है। पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। पुल फैक्टर वो होता है जो आकर्षित करता है, जैसे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। अब पुश फैक्टर का मतलब ढकेलने वाला फैक्टर, विकर्षक, जो आपके प्रवास को ढकेलता है। जैसे गांव से शहर की, तो गांव में कुछ है नहीं, न स्वास्थ्य है, न शिक्षा है, न जीवन स्तर है, तो लोग वहाँ पुश फैक्टर काम करता है, वहाँ से लोग ढकेले जाते हैं। विकर्षक कारक कहाँ? आकर्षक कारक की तरफ। आकर्षक कारक में क्या है कि जो प्रभावित करता है व्यक्ति को निवास स्थान छोड़ने के लिए, जैसे रोजगार, व्यवसाय, ये सारा जो अभी हमने आपको बताया। आकर्षक कारक कौन कौन है? अधिक अच्छी शिक्षा। विकर्षक कारक क्या क्या है? विकर्षण कारण 2 कारण हैं जिनसे प्रभावित होकर व्यक्ति अपना निवास छोड़ देता है, विवश होता है। प्रवास हेतु उपरोक्त वाह करते हैं। जैसे कुछ विकर्षण कारण निम्नलिखित हैं, इसको आप समझिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, प्रशिक्षण सुविधा का अभाव, इस कारणों से लोग जो है ना गांव छोड़ रहे हैं। ये है उन्नति के अवसरों का न होना, सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक माहौल का प्रतिकूल होना। इन सारे कारणों से लोग गांव से बाहर जा रहे हैं। गांव में रहने लायक नहीं है, तनाव है,
बेरोजगारी है, अशिक्षा है, स्वास्थ्य की समस्या है, ये सारी चीज़ें हैं इसके, ये विकर्षण कारण है। तो इसके छोड़ते हैं। तो ये दोनों कारण को आप पॉइंट वाइज लिख लें और उसको याद करें, एग्जाम में उसको लिखें। और नेट में ये सब पूछते हैं, आतंकवाद भी है, ये सारी चीज़ें। प्राकृतिक कारक भी है, जैसे कहीं पे क्या करें, सूखा है, कहीं पे बाढ़ है, सुनामी है, ज्वालामुखी है, बादल फटते हैं, तबाही है, वहाँ से भी लोग छोड़ जाते हैं। आर्थिक कारक भी है, जहाँ नगरीकरण नहीं है, औद्योगिकरण नहीं है, आर्थिक कारण जहाँ है अच्छा, वहाँ लोग जाते हैं। राजनीतिक कारण भी प्रवास को प्रभावित करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग की स्थापना एवं राजनीतिक कारण निर्णय के आधार पर होता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र शहर में प्रवास करते हैं। सामाजिक कारक भी है, प्रवास के लिए सामाजिक रीति रिवाज भी उत्तरदायी है। इसके अंतर्गत वैवाहिक प्रवास भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जनांकिकी कारक है, धार्मिक और सांस्कृतिक कारक है, वर्तमान, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे जितने भी कारण हैं, इन सब कारणों से लोग प्रवास करते हैं।